कहते हैं कि पार्टी ऐसी हो कि जिसे हर कोई याद रखे, उसकी खबरें बने, लोग उसके बारे में बातें करें। आज की तारीख में मुकेश अंबानी के घर होने वाली शाही पार्टी के खर्चे सुनकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। लेकिन जिस पार्टी की मैं बात करने वाला हूं, उसके बारे में सुनकर शायद अंबानी भी भौचक्के रह जाएंगे। यह पार्टी ईरान के शाह ने दुनिया भर के नेताओं को दी थी। इस पार्टी में 65 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे और उनके साथ उनके खासम खास लोगों का काफिला भी। करीब 650 लोग 3 दिनों तक इस पार्टी का हिस्सा बने थे। इन लोगों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे। पूरे 5000 करोड़ रुपए इन 3 दिनों में स्वाहा हुए। वो 3 दिन जब ईरान का एक रेगिस्तान असल में एक शहर में तब्दील हो गया। 70 के दशक में हुई ये पार्टी न सिर्फ दुनिया की सबसे महंगी पार्टी थी, बल्कि शायद सबसे मनहूस पार्टियों में से एक थी। ये वो पार्टी है जिसके बारे में आज भी ईरान का शाही परिवार बात करने से बचना ही चाहेगा, क्योंकि इस पार्टी से उड़ी धूल ने पूरे ईरान के शाही परिवार को तबाह कर दिया। कैसे एक आलीशान पार्टी ईरानी शिया राजा की सत्ता का कब्रगाह बन गई? क्या एक पार्टी किसी राजा की सत्ता को गिरा सकती है? जानेंगे आज के इस वीडियो में ये पूरी कहानी। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हो और पैसे बचाना चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक के माई जोन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है और इसके साथ कई सारे ऑफर्स भी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। 70 के दशक की बात है। तब का ईरान आज के ईरान से बिल्कुल ही अलग देश था तो वो एक शिया इस्लामिक देश, लेकिन रहन सहन के मामले में वो किसी भी वेस्टर्न देश से कम नहीं था। 70 के दशक की कुछ ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी जो आज की डेट में 50 साल बाद भी आपको ईरान में शायद ही देखने को मिले। और इस लिबरल लाइफस्टाइल के पीछे थे वहां के शासक मोहम्मद रजा पहलवी। रजा शाह कोई आम शाह थे नहीं, वो ईरान के शाही परिवार के पहले ऐसे प्रिंस थे जिन्होंने विदेश जाकर पढ़ाई की थी। स्विट्जरलैंड में उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की थी और तभी से उनके दिमाग में वेस्टर्न दुनिया के प्रोग्रेसिव ख्याल जन्म लेने लगे थे। उनकी लिबरल बातों के चलते ही ईरान में हिजाब जैसी प्रथाओं का भी विरोध होना शुरू हो गया। तब 1970 के दशक में रजा शाह पहलवी को एक आइडिया सूझा। आइडिया था एक आलीशान जलसा कराने का। ये जलसा इतना बड़ा था कि इसकी तैयारी में ही 1 साल का वक्त लगना था। रजा शाह पहलवी इस पार्टी में कोई भी कमी आने नहीं देना चाहते थे। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा था क्या उस साल में जिसके चलते ये पार्टी करनी थी रजा शाह पहलवी को। दोस्तों, रजा शाह पहलवी असल में एक इंटरेस्टिंग किरदार थे। वो बहुत से लोगों के लिए नायक थे तो कुछ लोगों के लिए खलनायक भी थे। उस दौर में ईरान अमेरिका का दोस्त हुआ करता था और वो भी जैसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं वैसे। कम से कम रजा शाह को तो यही लगता था। अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए वो खुद को शाहों का शाह कहलाना पसंद करते थे। तो साल 1971 में हुआ ये कि पर्शियन साम्राज्य के 2500 साल पूरे हो रहे थे। ईरान के शाह रजा शाह पहलवी इसी साम्राज्य का हिस्सा थे। इसीलिए वो एक ऐसी पार्टी देना चाहते थे कि पूरी दुनिया उनकी कायल हो जाए। इसी के चलते उन्होंने बैठक बुलाई कि ये पार्टी की कैसे जाए। उनके मंत्रियों ने सलाह दी कि पार्टी को तेहरान, जो कि उस वक्त ईरान की राजधानी थी, वहां पर कराया जाए। जाहिर है कि तेहरान एक सुंदर शहर था, वहां पर एक भव्य आयोजन किया जा सकता था जिसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। ट्रांसपोर्ट से लेकर रहने तक की अच्छी खासी व्यवस्था की जा सकती थी। लेकिन शाह को आसान काम से ज्यादा आलीशान काम में इंटरेस्ट था। इसीलिए रजा शाह ने हुक्म दिया कि यह पार्टी किसी बने बनाए शहर में नहीं होगी, बल्कि एक दूर रेगिस्तान में होगी जहां पर पर्शिया के पहले सम्राट साइरस का मकबरा था। दोस्तों, असल में प्राचीन फारस या पर्शिया में परसेपोलिस नाम की एक जगह पड़ती है। इसी जगह पर यह मकबरा बना हुआ था। 70 के दशक में रेगिस्तान बन चुकी ये जगह कभी प्राचीन अकेमेनिड साम्राज्य की सबसे भव्य राजधानी होती थी। इसकी स्थापना महान पर्शियन शासक डेरियस प्रथम ने 518 ईसा पूर्व में की थी। क्योंकि ये प्राचीन शहर कभी पर्शियन सभ्यता की ताकत और उसकी रसूख को दिखाता था, इसलिए शाह ने इस जगह को चुना था। अपने मेमोयर में शाह की पत्नी फराह दीबा ने लिखा कि यह पार्टी शाही परिवार के उस अभियान का हिस्सा थी जिसके तहत यह साबित किया जाना था कि पहलवी युग ईरानी सभ्यता के पुनर्जागरण यानी रेनेसां का काल था। अब इसे समझने के लिए आपको ईरान की हिस्ट्री को शॉर्ट में समझना होगा, वो ऐसा कर क्यों रहे थे। भले ही 70 के दशक में ईरान के नक्शे पर एक शिया मुस्लिम देश का झंडा दिखाई देता हो,
लेकिन असल में उस दौर में यह देश 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी सभ्यता की जमीन पर बना हुआ था। प्राचीन काल में इसे फारस या पर्शिया के नाम से जाना जाता था। इस्लाम के आने से पहले ईरान कई बड़े बड़े साम्राज्यों का घर था, जैसे कि एक्मेनिड एम्पायर। ये वो साम्राज्य था जिसने दुनिया को साइरस और डेरियस जैसे महान राजा दिए। इसके बाद ईरान में सैसनिड साम्राज्य का उदय हुआ। इस दौरान ईरान में पारसी धर्म का बोलबाला था। उसके बाद जाकर यहाँ इस्लाम का उदय हुआ, जिसमें पहले सुन्नी और बाद में शिया शासकों का दबदबा हो गया। ये पूरी 2500 साल की यात्रा थी जो साल 1971 में पूरी हो रही थी। ईरान के रजा शाह पहलवी इस यात्रा की आखिरी कड़ी थे। अब होना क्या था? शाह के आदेश का पालन शुरू हुआ। 1970 से ही इस पार्टी की तैयारी शुरू हो गई। सबसे पहले परसेपोलिस के आसपास 30 किलोमीटर के एरिया को साफ किया गया। क्योंकि यहाँ कोई इंसान नहीं रहते थे उस दौर में, इस वजह से ये एक रेतीला जंगल जैसा था। यही वजह है कि यहाँ से सांप बिच्छुओं को खत्म किया गया। फिर बड़े बड़े पेड़ खड़े किए गए। जहाज़ों को उतारने के लिए रनवे बनाए गए। इस रनवे पर 700 से भी ज़्यादा जहाज़ों को उतारा जाना था। इसके बाद 600 किलोमीटर दूर तेहरान को इस जगह से जोड़ने के लिए एक नई सड़क बनाई गई। ये सड़क किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे से कम नहीं थी। जब आने जाने की व्यवस्था हो गई, तब इंतज़ाम किया गया लोगों के रहने का। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स ने छापा कि करीब 50 के आसपास टेंट लगाए गए थे मेहमानों के लिए, जो 150 एकड़ के एरिया में फैले हुए थे। अब कहने को आप अंग्रेजी में इन्हें टेंट कह सकते हैं, लेकिन इन टेंट्स की कीमत करोड़ों रुपए थी। इन टेंट्स को सजाने में जो रेशम लगा था, उसे अगर ज़मीन पर फैला दिया जाता तो 37 किलोमीटर की सड़क ढक सकती थी। हर एक टेंट में 2 बेडरूम थे, 2 वॉशरूम थे और एक सलून था। इन सब के आसपास करीब 10,000 पेड़ों को लगाया गया था। अब अचानक आप रेगिस्तान में ऐसी हरियाली खड़ी कर देंगे तो जानवर तो आएंगे नहीं, और पेड़ पौधों के आसपास जानवर नहीं होंगे तो सब कुछ नकली लगेगा, फील नहीं आएगी। इसलिए इन पेड़ों पर चहचहाने के लिए 50,000 गौरैया यूरोप से लाई गई। मेहमानों की 24 घंटे की सिक्योरिटी के लिए सख्त बंदोबस्त किए गए। जब रहने और आने जाने का इंतजाम हो गया, तब काम शुरू हुआ असली खाने पीने का। शाह ने पेरिस के सबसे महंगे रेस्टोरेंट से सबसे अच्छे शेफ को खाना पकाने के लिए बुलाया। फिर स्विट्जरलैंड से 200 वेटर बुलाए गए। सोच कर देखिए, खाने पीने के जो बर्तन इस्तेमाल में लाए गए वो एयरलिफ्ट करके पेरिस से यहाँ मंगवाए गए थे। इन बर्तनों को लाने का काम ईरानी फौज ने किया था। जी हाँ, फौज भी इस पार्टी में जोरों शोरों से लगी हुई थी, क्योंकि फौज भी राजा की थी। इन बर्तनों का वजन बताया जाता है कि करीब 1.5 टन था। खाने में जो खाना बना, उसकी बातें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पार्टी में 2700 किलोग्राम बीफ, सुअर का मांस और भेड़ के बच्चे लाए गए थे। 1280 किलो मुर्गियां थी, 30 किलो कैवियार यानी मछली के अंडे और 1 ट्रक भर के बर्फ मंगाई गई थी। इस पूरे प्रोग्राम के जो होस्ट थे, उनमें से एक थे फेलिक्स रियल। वो याद करते हुए बताते हैं कि हर चीज़ पेरिस से मंगवाई गई थी, यहाँ तक कि अजवाइन और प्याज भी। खाने की चीज़ों में सिर्फ कैवियार यानी मछली के अंडे ही थे जो ईरान से आए थे। ठीक ऐसे ही शराब भी पानी की तरह इस पार्टी में बहाई गई। शैंपेन की 2500 बोतलें, बोर्डो की 1000 बोतलें, बरगंडी की 1000 बोतलें इस पार्टी में इस्तेमाल की गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि विस्की की 25,000 बोतलों को जश्न में शामिल किया गया था। यहाँ तक कि इस पार्टी में करीब 20 किलो कॉफ़ी खर्च हुई थी। ये सारा जश्न मनाया जा रहा था एक रेगिस्तान में, और उधर ईरान की जनता जो गरीबी में जी रही थी, उसे अभी भी इस जश्न की पूरी तरह से खबर नहीं थी। जनता को नहीं पता था कि उसकी गरीबी को छिपाकर उनके देश में दुनिया के बड़े बड़े नेता उनके ही पैसों से जश्न मना रहे हैं। इस पार्टी में दुनिया के तमाम ताकतवर लोग आए थे। ब्रिटेन की तरफ से रानी एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप, तो अमेरिका की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट ने जश्न में हिस्सा लिया था। पार्टी के चीफ गेस्ट इथियोपिया के राजा हैली सेलासी को बनाया गया था, जिनके पास एक पालतू कुत्ता था। ये कुत्ता भी कमाल का था। ये हीरे जड़े हुए पट्टे को पहने हुआ था, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए थी। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी भी इस समारोह में शामिल हुए थे। अब इतनी बड़ी पार्टी में कोई पंगा ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता था। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐन मौके पर ही पार्टी में शामिल होने से मना कर दिया था, क्योंकि वो शाह की बेगम के बगल में बैठना चाहते थे। हालांकि इस जगह पर चीफ गेस्ट को बैठना था। इस पार्टी की ऑर्गेनाइजर फेलिक्स रियल एक स्विस मैगजीन में लिखे आर्टिकल बताती हैं कि चीफ गेस्ट के आगे जो टेबल रखी थी, उस पर एक मेज पोश बिछाया गया, जिसकी कढ़ाई में 125 औरतों को 6 महीने का टाइम लगा था। दोस्तों, ये जश्न पूरे 3 दिनों तक चलता रहा। रेगिस्तान के नकली जंगल में लोग शराब के नशे में झूमते रहे। दुनिया भर में इस पार्टी पर बात हुई। तमाम अखबारों और मैगजीन ने इसके बारे में लिखा, कुछ अफवाह तो कुछ सच लिखा।
लेकिन जल्दी ही इस पार्टी को कहा गया दुनिया की सबसे महंगी पार्टी। शाह चाहते थे कि वो अपनी पार्टी से दुनिया को दिखा दे कि वो क्या कर सकते हैं, और उन्होंने वो कर भी दिखाया था। लेकिन इसी बीच में जो 50,000 गौरैया यूरोप से लाई गई थी वो बच नहीं सकी। रेगिस्तान की झुलसती गर्मियों में वो खुद को बचा नहीं पाई और जल्दी ही सबकी मौत हो गई। इस बात को लेकर भी मीडिया में खूब आलोचना की गई शाह की। लेकिन इन सबसे अलग शाह बहुत खुश थे। उन्होंने पैसा खूब बहाया था, लेकिन इस पार्टी से उन्हें तेल के कई खरीदार मिल गए थे। हालांकि इस पार्टी ने शाह को एक दूसरी मुसीबत में डाल दिया। पहलवी की बेगम फरा दीबा अपने संस्मरणों में लिखती हैं, इस पार्टी की तैयारी में जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया था वो था प्रेस से निपटना। आए दिन ऐसी बातें छप रही थी कि देश भूखा है और शाह अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ा रहे हैं। शाह के लिबरल विचारों के चलते उनके कई चाहने वाले तो थे, लेकिन उनके विचारों में वेस्ट की बातें झलकती थी, जो कहीं ना कहीं ईरान के कुछ कट्टर लोगों की आंखों को थोड़ा बहुत चुभती भी थी। उनके इन प्रोग्रेसिव ख्यालात से जनता का खास भला हो नहीं रहा था। रजा शाह के दौर में जनता गरीबी और भुखमरी से जूझ रही थी। स्कूल अच्छे थे नहीं और अस्पतालों की भी हालत बुरी हो गई थी। यह सब तब हो रहा था जब ईरान के तेल भंडारों से ईरान का खजाना भरा जा रहा था। हालांकि जनता फिर भी किसी तरह अपने शाह की शह में गुजर बसर कर रही थी। उसी समय शाह के एक दुश्मन थे जो देश के बाहर रह रहे थे, जिन्हें खुद शाह ने देश के बाहर किया था। एक कट्टर शिया नेता अयातुल्ला खुमैनी, जो रजा शाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने इस पार्टी को अपना हथियार बनाया और ईरान की जनता को भड़काना शुरू किया। जाहिर है कि ईरान की गरीब जनता को इस पार्टी के बारे में बताकर एहसास कराया गया कि शाह को अपनी जनता की कोई चिंता नहीं है। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा भी बढ़ता गया, लेकिन फिर एक और चीज़ थी जो रजा शाह के खिलाफ हुई, वो थी उनका लिबरल होना। रजा शाह इस्लाम के उसूलों के खिलाफ जाकर बात करते थे, हिजाब वगैरह के खिलाफ बातें करते थे, अमेरिका को अपना दोस्त मानते थे, यूरोप के देशों से डील्स करते थे। खुमैनी ने इसके खिलाफ भड़काते हुए रजा शाह को एक असंवेदनशील शासक के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया। इस पार्टी से भड़की चिंगारी धीरे धीरे बढ़ने लगी। जल्दी ही प्रोग्रेसिव इमेज वाले ईरान में प्रोटेस्ट होने लगे। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया, लोगों को जेल में डाला गया, लेकिन विद्रोह वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रजा शाह के लिबरल विचारों के खिलाफ महिलाओं ने बुर्के पहनकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि ईरान में तब बुर्का पहनने वाली औरतों को भेदभाव झेलना पड़ता था। इसलिए बुर्का ही ईरान में क्रांति का प्रतीक बन गया। 8 सालों के अंदर अंदर हालात ऐसे बन गए कि शाह को अपने ही देश को छोड़कर भागना पड़ा। अयातुल्ला खुमैनी की वापसी हुई और उन्होंने ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिकन देश में तब्दील कर दिया। शाह इसके बाद ताउम्र ईरान नहीं लौट पाए। 1971 में उनके द्वारा कराई गई ऐसी पार्टी ने एक ऐसा चक्र तैयार किया जिसमें पहलवी राजशाही का खात्मा हो गया। तब से लेकर आज तक ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक देश है, जहां खुमैनी परिवार की तूती बोलती है और रजा शाह का परिवार ईरान के बाहर रहने को मजबूर है। एक पार्टी ने इस तरह एक साम्राज्य को ही तबाह कर दिया। दोस्तों, इतिहास सिखाता है कि जब कोई राजा अपनी जनता की अनदेखी करता है और अय्याशी में डूब जाता है तो उसका अंत तय होता है। शाह पहलवी ने यह नहीं सोचा था कि सिर्फ एक पार्टी उनके पतन की शुरुआत कर देगी। अगर उन्होंने ये जश्न मनाया नहीं होता तो शायद वो सत्ता में बने रहते। लेकिन इतिहास की यही खूबसूरती है, छोटी छोटी घटनाएं बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या आज के दौर में भी नेता वही गलतियां कर रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।